हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं, वो भी रात के 1:30 बजे। रात के 1:30 बज रहे हैं और मेरे को एक क्वेश्चन याद आया जो कि आज क्लास में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था। बच्ची का नाम है अनुष्का। उसने एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था। तो वो क्वेश्चन बहुत ही ट्विस्टिंग था क्योंकि उसको करते वक्त मेरे को भी काफ़ी देर सोचना पड़ा था। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इस पे एक वीडियो बनाई जाए। वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपके सामने क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। इसमें डी डिवाइड कर रहा है सी ए को इन द रेशियो 4:3। ये डी है, ये वाला पॉइंट। ये सी ए को 4:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है, यहाँ पे सी ए लिखा हुआ है। क्योंकि सी ए में सी पहले लिखा हुआ है, इसीलिए जो सी डी अपॉन डी ए होगा वो होगा 4/3, ना कि ए डी अपॉन सी डी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे सी ए लिखा हुआ है पहले, तो सी डी अपॉन डी ए इक्वल होगा 4/3 की, जो कि क्वेश्चन में मैंशनड है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू 4/3। इतना समझ में आ गया। आगे इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। क्वेश्चन में ये गिवन है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। और आगे ये भी गिवन है कि एफ मिड पॉइंट है ए डी का। एफ का है, ये रहा एफ। एफ मिड पॉइंट है ए डी का। और जी मिड पॉइंट है ए सी का, ये रहा जी। ये मिड पॉइंट है ए सी का। अब हमको पता लगाना है ई एफ अपॉन बी जी का रेशियो। ये रहा ई एफ, ये रहा बी जी। हमें इन दोनों का रेशियो पता लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ करना कैसे। सुनिए, अगर हम ध्यान से देखें, डी ई और बी सी तो पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन था। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये डी ई और ये बी सी अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। साथ ही में ये एंगल ए कॉमन हो जाएगा इन ट्राइंगल ए ई जी एंड ट्राइंगल ए बी सी। दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे आपको दूसरी फिगर बना के दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये ए है, ये ई है, ये डी है इधर, और ये बी है और ये सी है। क्योंकि ई डी और बी सी पैरेलल है यहाँ पे लिखा हुआ, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ये जो एंगल ए होगा, ये एंगल ए इक्वल होगा इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। इसीलिए ये छोटे वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय डबल ए। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। तो लिखिए इसके बाद कि एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसलिए। और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये हो जाएगा कॉमन। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये हो जाएगा कॉमन। क्लियर इतना? इसलिए छोटा ट्राइंगल, छोटा चेतन हमारा ट्राइंगल ए ई डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के, और रीज़न होगा डबल ए। क्लियर इतना? इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले दो लेटर और पहले दो लेटर का जो रेशियो है ए ई अपॉन ए बी, वो इक्वल हो सकता है हमारा फर्स्ट थर्ड लेटर और फर्स्ट थर्ड लेटर का रेशियो ए डी अपॉन ए सी के। क्लियर इतना? ठीक है, अब ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में ये गिवन था कि सी डी अपॉन डी ए 4/3 है। सी डी ये रहा, सी डी कितना है 4, और डी ए कितना है 3। इसका मतलब ये ए सी पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 7। तो इसका मतलब ये होता है कि सी डी को हम कह सकते हैं 4/7, क्योंकि सी डी तो है 4, और ये 7 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स हैं सी डी, इसलिए सी डी को कह सकते हैं 4/7। सिमिलरली ए डी को क्या कह सकते हैं? ए डी कितने पार्ट है 3, टोटल कितने पार्ट्स थे 7, इसलिए ए डी को बोला जा सकता है 3/7 ऑफ ए सी। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राइट साइड में ही, इसी के राइट साइड में लिख देता हूँ क्या, कि ए डी जो है ए डी वो इक्वल हो जाएगा हमारा 3/7 ऑफ ए सी, और जो सी डी है वो इक्वल हो जाएगा 4/7 ऑफ ए सी। ठीक है, अभी इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। इस ए डी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा, सी डी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। फिलहाल मैं ए डी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए डी की जगह लिख सकते हैं 3/7 ऑफ ए सी, और लेफ्ट साइड में तो था ही ए ई अपॉन ए बी।
और ये ए सी कहाँ गया, इस ए सी को भी तो लिखना पड़ेगा नीचे, इस ए सी को भी लिख देता हूँ नीचे। ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, इसलिए हमने देखा ए ई अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए बी आ चुका है 3/7। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को अब तक। ठीक है, अब चलते हैं वापस से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में चलते हैं वापस। देखिए, अब अगर मैं निकालना चाहूँ ए एफ अपॉन ए जी, ये रहा ए एफ और ये रहा ए जी। अब हमको पता है ए एफ जो है वो है हाफ ऑफ ए डी, ए एफ जो है वो है हाफ ऑफ ए डी। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, कहाँ पे लिखूँ, नेक्स्ट विंडो पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं निकालना चाहूँ ए एफ अपॉन ए जी, अब फिगर में देखो ध्यान से, एफ जो है वो मिड पॉइंट था। देखिए एफ किसका मिड पॉइंट था, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। इसका मतलब जितना ए एफ है उतना ही एफ डी है, इसीलिए हम ए एफ को हाफ ऑफ ए डी कह सकते हैं, ए एफ को हाफ ऑफ ए डी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ए एफ की जगह लिख देता हूँ हाफ ऑफ ए डी। सिमिलरली ए जी जो है, ए जी को भी कुछ लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या क्वेश्चन में, बिल्कुल मिल रही है। जी मिड पॉइंट है ए सी का, जी मिड पॉइंट है ए सी का, इसका मतलब जितना ए जी है उतना ही जी सी है, तो ए जी को कह सकते हैं हाफ ऑफ ए सी। इसलिए मैं ए जी की जगह लिख रहा हूँ हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी। हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन ए सी। क्लियर इतना? ठीक है, अब ए डी की वैल्यू हमको पता है क्या, चेक करो कहीं हमने ए डी की वैल्यू लिखी थी क्या, बिल्कुल लिखी थी। ए डी की जगह लिख सकते हैं 3/7 ऑफ ए सी, ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं 3/7 ऑफ ए सी। तो इस ए डी की जगह लिख देता हूँ मैं 3/7 ऑफ ए सी, और नीचे ए सी तो पहले से ही था, ए सी से ए सी कैंसिल, इसलिए ये भी आ चुका है 3/7। तो हमने एक चीज़ नोट करी, हमारा ए एफ अपॉन ए जी इक्वल आ चुका है 3/7। और थोड़ी देर पहले हमने ये भी नोट करा था कि ए ई अपॉन ए बी भी कितना था, 3/7। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे, 3/7 यहाँ पर भी है, 3/7 यहाँ पे भी है, दोनों का राइट साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी सेम होना चाहिए। इसीलिए ए ई अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा ए एफ अपॉन ए जी के। इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए ई अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए जी। क्लियर हो गया इतना? अब फिगर में चलते हैं वापस कि ये साइड्स एक्चुअली हैं कहाँ पे, जिनको हमने, जिनका रेशियो हमने इक्वल कर दिया है। ए ई अपॉन ए बी, देखिए ये रही फिगर, ए ई अपॉन ए बी इक्वल टू ए एफ, ये रहा ए एफ, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ए एफ अपॉन ए जी, ये, तो ए ई अपॉन ए बी इक्वल टू ए एफ अपॉन ए जी। रेड कलर की साइड्स आप देख सकते हो, इसका मतलब ये साइड्स के रेशियो हैं, ध्यान से देखो, ये साइड्स हैं, ये भी साइड्स हैं, इनके बीच में एक एंगल कॉमन आ रहा है, एंगल ए। तो हम ये कह सकते हैं कि ए ई अपॉन ए बी इक्वल है ए एफ अपॉन ए जी के, और साथ ही साथ में एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। तो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल ए ई एफ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी जी के। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं ए ई अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, ई जी अपॉन बी जी के। ए ई अपॉन ए बी, पहले दो लेटर्स का रेशियो, इक्वल टू ई एफ अपॉन बी जी, सॉरी, ई एफ अपॉन बी जी। ई एफ दूसरा तीसरा लेटर, बी जी दूसरा तीसरा लेटर। अब ए ई अपॉन ए बी और ई एफ अपॉन बी जी निकाल चुके हैं क्या, बिल्कुल निकाल चुके हैं। ए ई अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए बी हमने कहीं निकाला तो था, दिखाता हूँ मैं आपको, ए ई अपॉन ए बी, ये रहा ए ई अपॉन ए बी, ये रहा 3/7। तो इस ए ई अपॉन ए बी की जगह मैं लिख देता हूँ 3/7, इसकी जगह लिख देता हूँ मैं 3/7। देयरफॉर जो हमारा ई एफ अपॉन बी जी आया है वो हो गया है 3/7। और हमसे पूछा भी यही गया था क्वेश्चन में कि ई एफ अपॉन बी जी बताओ। देखिए क्वेश्चन ये रहा, ई एफ अपॉन बी जी पूछा गया था हमसे, तो इसका आंसर हो गया 3:7। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए, पॉज कर करके धीरे धीरे देखिए, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं खुद बीच में थोड़ा सा, मेरे को टाइम लगा था समझने में कि एक्चुअली हो क्या रहा है,
इसलिए फिर मैंने आराम से तसल्लीपूर्वक सोचा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब बात आती है क्या इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, तो इसका आंसर है क्लियर कट नो। किसी भी क्वेश्चन में जिसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो रही हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में पक्का। क्लियर कट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, या फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं, जो डिफ़िकल्ट कैटेगरी के माने जाते हैं। ये डिफ़िकल्ट है नो डाउट, लेकिन इसका बोर्ड में अब आना बहुत ही रेयर चांस है, बहुत ही। लेकिन फिर भी आप रिस्क ना लेते हुए इस क्वेश्चन को कर लो, और फिर भी कोई डाउट आता है, कुछ समझना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। रात के बज चुके हैं 1:40। अब मेरा हो गया सोने का टाइम। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।